हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें आपकी यूनिट 6 चल रही है। तो यूनिट 6 में हमने लास्ट टर्न पर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो आपकी यूनिट है वो आपको मैं नेम बता देती हूँ, जो है आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। पॉलीमर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, या ये कह लो पॉलीमर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो पॉलीमर्स में लास्ट टर्न पर क्लासिफिकेशन किया था। टोटल 5 पार्ट में बांटा गया है क्लासिफिकेशन को पॉलीमर के। हर एक पार्ट का अलग अलग डिस्कशन किया था। तो लास्ट टर्न पर 2 पार्ट कंप्लीट हुए थे, जिसमें हमने किस किस के बेसिस पर, पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर या उनके फॉर्मेशन ऑफ मैथड के बेसिस पर हमने इसमें किया था। और एक हमने किसके बेसिस पर किया था, उनके नेचर के बेसिस पर, या ये कह सकते हो कि किन किन फॉर्म्स में हमें वो प्राप्त होता है उसके बेसिस पर। तो आज हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। किसके, पॉलीमर की स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सी पार्ट डाल दीजिए। अगर आपने वो सारी चीजें नोट डाउन करी है प्रॉपर, अगर आप नोटबुक बना रहे हैं तो इसमें करते चलिए, ठीक है। सी पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। 3 पार्ट में बांटा गया है बेसिकली ये, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर फर्स्ट पार्ट है आपका लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। सेकंड है ब्रांच, और थर्ड है आपका क्रॉस लिंक। तो लीनियर पॉलीमर कैसे होते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर कैसे होते हैं, ये आपको इनके नेम से ही पता चल रहा होगा। तो इसमें देखो, लीनियर पॉलीमर, बेटा लीनियर पॉलीमर्स के अंदर वो पॉलीमर्स आते हैं जो आपके सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। वो आपके किस में आते हैं, लीनियर पॉलीमर में। जैसे किस तरह से बताऊं मैं आपको, जैसे मान लीजिए पॉलीमर में एक यूनिट आपकी ये प्रेजेंट है, एक पॉलीमर ये है, दूसरा भी आपका इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, तीसरा भी आपका इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, चौथा भी आपका इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से जो एक दूसरे के बिल्कुल लीनियर प्रेजेंट होते हैं, एक सीरीज बनाते हुए एक प्रॉपर अच्छी तरह से मैनेज किए जाते हैं, वो आपके आते हैं किसमें, लीनियर पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, द पॉलीमर्स विच आर अरेंज्ड इन पैरेलल फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं और सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, वो आपके किस में आते हैं, लीनियर पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लीनियर पॉलीमर्स के बारे में, ठीक है। लिख लीजिए इसमें, द पॉलीमर्स इन विच, जिसमें मोनोमर यूनिट्स ही तो होती है बेटा, इन विच मोनोमर यूनिट्स आर अरेंज्ड, मोनोमर यूनिट्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल फ्रॉम अबव ईच अदर, ठीक है। या ये कह सकते हो सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। आगे देखो इसमें, आगे लिखो इसमें, दीज पॉलीमर्स आर अरेंज्ड, दीज पॉलीमर्स या दीज मोनोमर्स, मोनोमर यूनिट्स ऐसे लिखो, दीज मोनोमर यूनिट्स आर अरेंज्ड symmetrically सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा वो आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, बताओ इसमें सोच कर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएंगे, हाई होंगे बेटा, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction is very high, is very high, and melting boiling point भी कैसे होंगे, हाई होंगे, and they have high melting and boiling point, they have high melting and boiling point. MP मध्य प्रदेश ना समझना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट लीनियर पॉलीमर। सेकंड है आपका ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर कौन से आते हैं बेटा? ब्रांच्ड पॉलीमर आपके कहे जा सकते हैं जैसे आपका पेड़ होता है, क्या होता है? पेड़ कैसा होता है भाई? एक तना होता है जिसमें क्या होती है, बहुत सारी शाखाएं या बहुत सारी टहनियाँ निकली होती है। जैसे मान लो एक मेन तना ये है, कैसे ड्रॉ करते थे बचपन में, पेड़ ऐसे ड्रॉ किया जाता था, ठीक है? तो यहाँ से एक शाखा इधर को जा रही है, वहीं से दूसरी शाखा निकल रही है, इस तरह से निकल रही है, इस तरह से यहाँ से जा रही है, ये जा रहे हैं। तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर बेटा इसीलिए कहा जाता है, जैसे पेड़ की बहुत सारी शाखाएं निकलती रहती है ना, इसमें भी ठीक ऐसे ही होता है। इसमें भी आपके एक मेन पॉलीमर होता है, जैसे मेन तना ये है ना, एक मेन ये होता है और उसमें से बाकी ब्रांचेस निकली होती है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपको लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल लिखा देती हूँ। लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल में हाई डेंसिटी पॉलीमर, नाइलॉन और पीवीसी आ जाता है। एग्जाम्पल डाल लो बेटा इसमें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी और नाइलॉन आता है इसमें, ठीक है? एग्जाम्पल में अब देखो ब्रांच्ड पॉलीमर के बारे में लिखेंगे, लिख लो इसमें द पॉलीमर्स इन विच, लिख लो द पॉलीमर्स बेटा साथ साथ लिख लो, द पॉलीमर्स in which monomer units are arranged एसिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे, एसिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे, जैसे आपके पेड़ से शाखाएं एसिमेट्रिकली जुड़ी रहती हैं, लाइक ब्रांचेस इन मेन चेन। अब देखो जब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे होंगे? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है? लिखो इसमें आगे, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ एसिमेट्री। ऐसे भी ऐड कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपके किस में आया था? लीनियर में, और इसमें आ जाएगा आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन है, और ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, न्यूक्लिक एसिड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है? लिखो इसमें एग्जाम्पल में, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDP, लो डेंसिटी, ठीक है? और क्या बताया आपको? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन्यूलिन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन्यूलिन, ETC एक्सेट्रा, और भी आ सकते हैं इसमें, जितने मर्जी चाहो और इसमें ऐड करते चले जा सकते हो, ठीक है? ये तो हो गई बात इतनी। अब देखो मैंने आपको जैसे ड्रॉ करके बताया था ना कि जैसे पेड़ होता है, तो इसमें आप एग्जांपल के तौर पे भी समझा सकते हो कि इसमें कैसी होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बस आपको क्या करना है, ड्राइंग करनी है बस, जो एक जैसी दिखती है, ठीक है? वही इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेन चेन ही होगी, वहाँ इससे ऐसे कांटे से उगाने हैं, ऐसे उग रहा है, यहाँ पर ये ब्रांच लगी हुई है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है,
यहाँ पर ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, जहाँ मर्जी आती है वहाँ जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें पहले अगर आप बेटा साथ साथ ना नोट कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ कर रही हूँ, फिर इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो बेटा सी का थर्ड पार्ट लिखा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं ना, ये आपके होते तो पैरेलली अरेंज्ड हैं, पर इसमें क्या होते हैं, बाकी पॉलीमर भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। कैसे? जैसे मान लो एक मोनोमर यूनिट ये है, दूसरी मोनोमर यूनिट ये है, तीसरी मोनोमर यूनिट ये है, चौथी मोनोमर यूनिट ये आ गई, ठीक है। इस तरह से होती है। इसे भी थोड़ा ठीक सा बना लेते हैं, सुंदर सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मोनोमर यूनिट है, कहने को तो ये लीनियर है, लेकिन हमें क्या बनाना है, क्रॉस लिंक बनाना है। क्रॉस लिंक कह लो या बेटा 3D नेटवर्क कह लो, जो मर्जी आपके। इसके दो नेम है, एक तो क्रॉस लिंक है और 3D नेटवर्क बोल सकते हो। 3D नेटवर्क के नाम से आ सकता है, नेटवर्क के नाम से आ सकता है। जैसे नेटवर्क का तार बिछा होता है ना, जाल बिछा होता है, इस तरह से, तो ऐसे इसमें होता है। देखो ये होती तो पैरेलल है एक दूसरे के, पर ये भी एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी होती है। किसके थ्रू जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी होती है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हो गया आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्या हो गया? क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया, ठीक है। आगे लिखो इसमें, अब यही डेफिनेशन लिखनी है। The polymers in which monomer units are arranged in parallel over each other, but they are linked with hydrogen bonding, ठीक है। लिखो इसमें the polymers in which, जिसमें in which monomer units, the polymers in which monomer units are arranged in parallel, पैरेलल ऑर्डर में जुड़ी रहती है, over each other, but their chain are also linked with हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे जुड़े रहते हैं? लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें मैं आपको एक बात बताऊं। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये कैसे होंगे? ये हार्ड होते हैं। किस तरह से होते हैं? हार्ड होते हैं। लिखो इसमें आगे, these polymers are hard, rigid and brittle. These polymers लिख लो बेटा। These polymers are hard, कैसे होते हैं? हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल में आपका इसमें आ सकता है जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एपॉक्सी रेजिन और वल्केनाइज्ड रबर होते हैं, ये सारे आपके किस में आ सकते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर के अंदर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, क्या बताया? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, वल्केनाइज्ड रबर। अब ये वल्केनाइज्ड रबर क्या है, ये आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, वल्केनाइज्ड रबर क्या थी, ठीक है। और एक और एग्जांपल लिख लो, एपॉक्सी रेजिन, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा सी पार्ट कंप्लीट, जो आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। तो आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर के बेसिस को पॉलीमर में, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, 3 हो गए। इसके बाद इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो बेटा इसमें डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट जो है आपका वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर बांटा गया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर आपके पॉलीमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका इलास्टोमर्स है, एक फाइबर्स है और एक प्लास्टिक है। तो बेटा प्लास्टिक जो है आपका थर्ड पार्ट है, उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, थर्मोपॉलीमर्स और आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। इनमें थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें डिवाइड किया गया है बेसिकली आपको। तो कुल मिला के आपको इसमें 4 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। इलास्टोमर्स डिस्कस करना है, दूसरा है आपका क्या बताया फाइबर्स पॉलीमर, तीसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कौन से फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो इलास्टोमर्स आपके कौन से होते हैं? इलास्टोमर जो इलास्टिक की तरह स्ट्रेच होते हैं, इलास्टोमर पॉलीमर्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इलास्टोमर्स आपके वो होते हैं जो आपके इलास्टिक की तरह स्ट्रेच होते हैं। अब देखो मेरे पास अभी कोई इलास्टिक है नहीं आपको स्ट्रेच करके दिखाने के लिए, तो उसमें क्या होता है आपके जो इलास्टोमर्स होते हैं वो आपके स्ट्रेच हो जाते हैं और वापस अपने वैसी ही शेप में आ जाते हैं जैसे वो पहले प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो क्या ले सकते हो, कोई भी रबर बैंड ले सकते हो, अपनी मम्मी की रबर बैंड लेना और उसको स्ट्रेच करके देखना, या कोई भी इलास्टिक लेना, किसी भी चीज़ में इलास्टिक मिल जाए उसको स्ट्रेच करना, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी टेंसाइल होगी उतनी वो स्ट्रेच होगी, और जब आप उस पर फोर्स लगाना छोड़ दोगे तो वह वापस से कैसी हो जाएगी, अपनी पहले जैसी शेप में वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं इलास्टोमर्स। तो बेटा थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी सी थ्योरी है इसमें, बस लिखा यही जाएगा जो मैंने अभी आपको समझाया कि इलास्टिक जैसी क्या रखते हैं, प्रॉपर्टीज रखते हैं, स्ट्रेच होगा और फोर्स छोड़ने के बाद में वापस अपनी शेप कंज्यूम कर लेगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा नोट डाउन करूंगी ताकि आपके लिए भी इजी हो और टाइम भी सेव हो जाए, ठीक है। तो अभी देखना है, यहां से नोट करेंगे इसमें। देखो ये लिख दिया, इसमें 3 और डेफिनेशन लिखी है, अभी चौथी भी लिखेंगे इसमें। अभी देख लो इसमें क्या लिखा है, जो आपके इलास्टोमर पॉलीमर्स होते हैं बेटा, जो इलास्टोमर पॉलीमर, द पॉलीमर दैट हैव इलास्टिक कैरेक्टर, जो भी आपको समझाया था कि इनमें क्या होता है इलास्टिक कैरेक्टर रखते हैं, लाइक रबर आर कॉल्ड इलास्टोमर, जो रबर की तरह स्ट्रेच होते हैं और स्ट्रेच होने के बाद छोड़ने पर अपनी वापस पोजीशन में आ जाते हैं, वो आपके इलास्टोमर्स कहे जाते हैं। इन इलास्टोमर पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर, पॉलीमर चेन जो होती हैं जुड़ती हैं आपस में वीक अट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब कोई भी चीज़ आपस में वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ी होगी तभी तो वो स्ट्रेच हो पाएगी। अगर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या वो स्ट्रेच हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ठीक इसी तरह से ये भी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए नेचुरल रबर। अब बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स वे पॉलीमर होते हैं जो एक दूसरे के साथ स्ट्रांग फोर्स से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्रांग फोर्स से जुड़े हैं, तो क्या ये स्ट्रेच हो रहे हैं? क्या ये टूट रहे हैं? नहीं हो पा रहे ना। तो ठीक इसी तरह से आपके फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे से स्ट्रांग बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। और बॉन्ड किस तरह के बनाते हैं बेटा? या तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आते हैं आपके नाइलॉन 66, डेक्रोन, ऑर्लोन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इस पे जोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा इसमें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ये प्लास्टिक का ही पार्ट है, उसके पार्ट्स के बारे में लिख दिया है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो आपने देखी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, थर्मोप्लास्टिक जो आपके हीट के थ्रू क्या होते हैं, हीट के थ्रू थोड़ा सा इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव किस तरह से देखो अभी बताएंगे। दीज आर द पॉलीमर्स विच कैन बी इजिली सॉफ्टेंड रिपीटेडली व्हेन हीटिंग एंड हार्डन्ड व्हेन इट कूल्ड विद लिटिल चेंज। जैसे आपकी क्या होती है, कैंडल होती है, मोमबत्ती होगी सबके घर में, सबने जलाई भी होगी, दिवाली पे जलाते होंगे मोमबत्ती। तो जब मोमबत्ती को आग लगाई जाती है, उसमें बत्ती में क्या लगाते हैं, जब आग लगाते हैं उसमें तो वो क्या होता है, हीट होती है। फायर में क्या होती है, हीट होती है। तो जब वो हीट के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या होने लगती है, मोम पिघलने लगता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। और वहीं जब आग उसमें बंद हो जाती है, मोमबत्ती जलनी बंद हो जाती है, और तो उसका मोम जो उससे वो पिघला था वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक इसी तरह से बेटा आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जो आपके हीट के कांटेक्ट में आने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल होने पर हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आता है आपका पॉलिस्टीरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, ईटीसी, ये आपके आते हैं थर्मोप्लास्टिक
प्लास्टिक पॉलीमर में। वहीं आपका दूसरा मैं आपका इसका पार्ट उठाऊं प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग। बेटा आपका थर्मोसेटिंग वो होते हैं जो एक बार गर्म होने पर जो शेप ले ली उसमें उन्होंने, वो ठंडी होने पर भी उसी शेप में रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? ठंडी होने पर भी उसी शेप में रह जाते हैं। उनकी शेप आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं इसी मार्कर को पिघलाऊं, इसको यहाँ से गर्म करूं और इसको गर्म करने के बाद छोड़ दूं, ठंडा होने का भी इंतजार ना करूं इसका, तो ये इसी शेप में रहेगा। चाहे ठंडा हो जाए या किसी भी चीज में कर लो, ये इसी शेप में रहेगा। ये आपके हार्ड प्लास्टिक्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर की तरफ चलते हैं। उसकी भी डेफिनेशन लिखाऊंगी आपको, फिर उसके बाद इसका एक और पार्ट है उसको भी कराएंगे। आज इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स। दीज पॉलीमर अंडरगोज परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। ये हीट करने पर परमानेंट चेंज आ जाता है इसमें, जैसे आपके हार्ड हो जाते हैं और इनफ्यूजिबल हो जाते हैं। मतलब जो शेप ले लेंगे उसके बाद वो इस काबिल भी नहीं रहते कि उन्हें दूसरी शेप में कर सको। जैसे मैंने आपको मोमबत्ती के वैक्स का, मोम का एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपका क्या था, मोमबत्ती का वैक्स जो होता है थोड़ा सा ठंडा होने पर इस तरह का होता है कि हम उन्हें शेप दे सकते हैं, हम उन्हें मोल्ड में डाल सकते हैं। मोल्ड एक शेपर होता है, जैसे केक टिन होता है ना, देखते होंगे केक टिन की जिस भी किसी भी शेप में डालते हो वो उसी शेप का बन जाता है। इस तरह से आपका मोम होता है। लेकिन बेटा आपके जो ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये गर्म करने पर अगर एक बार पिघल गए तो इन्हें किसी भी शेप में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। यही कहा है, हार्ड और इन्फ्यूजिबल हो जाते हैं। दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस बाय हीटिंग। ये उन सब्सटेंसेस को गर्म करके बनाए जाते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास कैसे हो, लो हो। अब इसमें एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, इसमें आपके बेकेलाइट आ जाएगा, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एपॉक्सी रेजिन, और भी एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये हो गए आपके फोर्थ वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आता है फिफ्थ वाला पार्ट। बेटा आपका जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो है आपका केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, कि मोनोमर की केमिकल स्ट्रक्चर किस किस टाइप की दी हुई है उसके बेसिस पर है, उसको करेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जो आपका फिफ्थ वाला पार्ट है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताती हूँ। बेटा जो आपका फिफ्थ वाला पार्ट है वो आपके इनके मैंने मोनोमर की स्ट्रक्चर के बेसिस पर बताया, जो आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसे नोट कर लो। चलो स्क्रीनशॉट ही ले लो एक बार आप। देखो बेटा इसमें इससे पहले वाला नोट कर लिया होगा आपने, जो आपका डी पार्ट का फोर्थ पार्ट बताया था वो नोट कर लिया होगा। अब आगे देखो इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स, अभी बताया दो पार्ट में क्लासिफाई किया है बेटा, वो है आपका होमोपॉलीमर। फर्स्ट पार्ट है आपका होमोपॉलीमर और सेकंड पार्ट है आपका कोपॉलीमर। क्या है? कोपॉलीमर। एज देयर नेम्स आर इंडिकेटिंग कि होमोपॉलीमर कौन से होंगे, जो एक ही मोनोमर यूनिट से बने होंगे, और कोपॉलीमर कौन से होंगे, जो अलग अलग पॉलीमर यूनिट को मिलाकर बने होंगे। बेटा बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। जो आपके होमोपॉलीमर्स होते हैं सिर्फ एक सिंगल मोनोमर यूनिट की अलग अलग बहुत सारी यूनिट्स को जोड़कर मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। लिखो इसमें फर्स्ट पार्ट डाल लो इसका, होमोपॉलीमर, homopolymers which are prepared या which are formed by the single monomer units, which are formed by the single monomer यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हो बताओ? बहुत आसान सा एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा आसान सा एग्जाम्पल, पॉलीथीन। एग्जाम्पल पॉलीथीन। अब इसके और भी बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि और भी कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सब बताए हैं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ रखा है, ठीक है। देखो लिखो इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पॉलीथीन, जिसे कॉमनली पॉलीइथाइलिन भी कहा जाता है, पॉलीइथाइलिन, ठीक है।
बना सकते हो पॉलीइथाइलिन, रिएक्शन कर सकते हो, बताओ ये आपके कैसे होते हैं बेटा। देखो ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो आपके लीनियरली अरेंज्ड हो, जो आपके लीनियरली अरेंज्ड हो, और दूसरा जो आपके रैंडमली अरेंज्ड हो। कैसे? रैंडमली। अब लीनियरली अरेंज्ड कैसे? लीनियरली अरेंज्ड आपके इस तरह से, जैसे मान लो ए पॉलीथीन है, कोई भी मोनोमर है, ये आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है, ए लीनियर एक लाइन में आपके जुड़े रहे हैं। वहीं रैंडमली अरेंजमेंट किस तरह से? जैसे ये मोनोमर है, अब इससे यहाँ पर एक और जुड़ गया, ये जुड़ गया, इससे यहाँ ए जुड़ गया, ये इससे यहाँ ए जुड़ गया, ये जुड़ गया, यहाँ पर ए इस तरह से जुड़ गया। ये बेटा आपके क्या हैं? ये आपके रैंडमली अरेंज्ड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है आपका कोपॉलीमर। कोपॉलीमर लिखेंगे पहले आप, अगर साथ साथ नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद से ले लो। ठीक है, देखो बेटा सेकेंड पार्ट, विच आर फॉर्म्ड कोपॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय द टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स, दो अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। अब इसमें दो अलग अलग मोनोमर यूनिट से जो मिलकर बने होते हैं वो कोपॉलीमर कहे जाते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो बेटा, बताओ एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं? जो दो अलग अलग मोनोमर से मिलकर बने होंगे वो आएंगे। जैसे आपके क्या है, नाइलॉन है और टेफ्लॉन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ब्यूनाइन है, ब्यूनाइस हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं, ये सारे हैं। अब बेटा देखो ये भी आपके कुछ पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जैसे आपके लीनियर और रैंडमली अरेंज किए थे ना हमने, ठीक इसी तरह से आपके कोपॉलीमर भी चार पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक है आपके रैंडमली अरेंजमेंट, मैं आपको लिखा रही हूँ, एग्जाम्पल लिखा दूंगी। फर्स्ट है आपका रैंडमली अरेंज्ड। रैंडमली अरेंजमेंट किस तरह से होता है बेटा आपके, जैसे मान लो ए है, फिर ए जुड़ा हुआ है, फिर बी जुड़ गया, फिर ए जुड़ गया, फिर आपका दूसरा पॉलीमर जुड़ गया, फिर दूसरा पॉलीमर जुड़ गया, फिर दूसरा, फिर पहला, इस तरह से जो आपके अरेंज होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। जैसे इसमें आ जाता है ब्यूनाइस, इसका एग्जाम्पल है। क्या है? ब्यूनाइस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम अल्टरनेटिव ऑर्डर में लिखें, अल्टरनेटिव में वो आएंगे जो आपके सीरियल वाइज जुड़े होंगे। जैसे पहले फर्स्ट वाला पॉलीमर जुड़ गया, फिर सेकंड पॉलीमर, फिर फर्स्ट पॉलीमर, फिर सेकंड पॉलीमर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, इस तरह से चलते चले जाते हैं। इसमें एग्जांपल आ सकता है इसका, स्टाइरीन और मलाइक एनहाइड्राइड का पॉलीमर हो जाएगा। स्टाइरीन बनाना और मलाइक एनहाइड्राइड बनाना, इनके पॉलीमर दोनों अलग अलग मोनोमर यूनिट है, स्टाइरीन और मलाइक एनहाइड्राइड। ध्यान से सुनना, मलाइक एनहाइड्राइड दोनों लेना, पॉलीमर बनाना, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड है इसमें आपका, जो थर्ड पार्ट है वो ये है ग्राफ्ट कोपॉलीमर। तीसरा क्या बताया? ग्राफ्ट कोपॉलीमर। अब ये आपके किस तरह से जुड़े होते हैं बेटा? ग्राफ्ट कोपॉलीमर कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, जैसे मान लो एक मोनोमर आपका ये है और इससे आपका दूसरी मोनोमर यूनिट कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है, ये बी हो गया, ये दूसरी मोनोमर यूनिट ये इस तरह से आगे बढ़ रही है, और वहीं इससे भी जोड़ लो, ये बेटा आपका क्या आ जाता है? ग्राफ्ट कोपॉलीमर के अंदर आ जाता है इसमें। अब इसका लास्ट पार्ट है वो है आपका ब्लॉक। क्या है? ब्लॉक कोपॉलीमर। अब ब्लॉक से आप समझ गए होंगे बेटा, इसे नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अब ब्लॉक कोपॉलीमर में वो आएंगे जब आपके दोनों मोनोमर यूनिट्स, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अभी पहले, जिसमें दोनों जो आपकी मोनोमर यूनिट होंगी वो ब्लॉक की फॉर्म में अरेंज होंगी। ब्लॉक की फॉर्म में किस तरह से अरेंज होंगी? जैसे देखो ब्लॉक कोपॉलीमर, जैसे मान लो 3 मोनोमर यूनिट पहले वाले की जुड़ गई, 3 ही मोनोमर यूनिट दूसरे वाले की जुड़ गई, 2 मोनोमर यूनिट पहले वाले की, 2 ही मोनोमर यूनिट दूसरे वाले की, इस तरह से सीरियल वाइज चलते हैं कि देखो ये एक ब्लॉक बन गया, ये दूसरा ब्लॉक बन गया, ये एक, ये दूसरा, जो ब्लॉक वाइज चलती हैं वो आती हैं ब्लॉक कोपॉलीमर में। और इसमें एग्जाम्पल है स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। क्या? स्टाइरीन, ब्यूनाइस, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन का जो पॉलीमराइजेशन होता है, ब्यूटाडाइन। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन मिलाकर क्या बनता है? ब्यूनाइस। ठीक,
ये होता है। अब यहाँ पे बेटा इसी के साथ आपका जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके मोनोमर से पॉलीमर से रिलेटेड छोटे छोटे 2-4 डेफिनेशंस हैं वो करेंगे, और फिर इसके बाद इनके मास वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो और उसके बाद 2 टॉपिक है, कुल मिला के कुछ ही थोड़ी सी बड़ी आपकी ये यूनिट है, ज़्यादा नहीं है, मोस्टली पार्ट हम इसका कवर अप कर चुके हैं इन 3 लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। बस आपको क्या करना है, मैसेज करना है, जेन्युइन क्वेश्चन पूछना, आलतू फालतू की चीज़ ना पूछा करो आप, ठीक है। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो आप। प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट रन पर। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, दैट्स इनफ, ठीक है। बाकी चीज़ करेंगे नेक्स्ट रन पर। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।